इंडियन डाइट में जो है ना रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं हम लोग, तो ये इससे समस्या होती है कि प्रोटीन का इंटेक हमारे में काफ़ी कम है। रात में सोने से पहले मतलब खाने के बाद लोग तुरंत सो जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो पाचन तंत्र काम ठीक से नहीं कर पाता, दूसरा कि बहुत लोगों को जो रिफ्लक्स के प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन आते हैं, जो अचुकारी बोलते हैं यहाँ पे, या फिर गले में ढकार के साथ जो है खाना बाहर आ जाता है थोड़ा 2 साल। अच्छा, पेरेंट्स जो है अभी कैसा है कि दूध में हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान या और जो भी चीज़ है उसको बहुत एक स्पेशल मतलब अमृत या फिर आप समझिए उसको एक बहुत पावरफुल मेडिसिन मान के उसको घोल के पिलाते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है ये काफ़ी। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर आयुष, जो कि पेट और लीवर स्पेशलिस्ट है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो जनरली होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। हेलो डॉक्टर आयुष, वेलकम टू अवर क्लिनिक इलिशा डेंटल केयर। डॉक्टर आयुष अभी अपोलो दिल्ली में है और वहाँ पे एज अ सीनियर रेसिडेंट काम कर रहे हैं। डॉक्टर आयुष, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गैस का मुझे प्रॉब्लम है, ये गैस का प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर साहबाज ने बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिन में कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, करीबन 50% से ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रैक्टिस में आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा गैस ज़्यादा बनता है। गैस बनना मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं पेशेंट्स, या तो उनका खाना में पेट में फूल जाता है खाने के बाद, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, या कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी लोग गैस की प्रॉब्लम बोलते हैं। गैस माथे पर चढ़ जाता है, गैस से काफ़ी तकलीफ़ लोगों को होती है, काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर करता है, दिन भर के जो काम काज हम करते हैं उसको काफ़ी इम्पेयर करता है पेशेंट्स को। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम जो आपने उठाया है, ये सवाल एक हो रहा है। एक तो हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी फास्ट हो चुकी है, जैसे हम लोग आजकल वेस्टर्न डाइट फॉलो करते हैं, हम अपने जो रोज़ाना की चीज़ें जो पहले करते थे वो अभी आज के रेट में नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मुख्य कारण है, वेस्टर्न डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोग बैठ के ही काम करते हैं ज़्यादा, ना हमारी फिज़िकल एक्टिविटी उतनी रह गई है, ना खेल कूद में उतना हम लोग टाइम दे पाते हैं आजकल। तो ये सारी जो नॉर्मल जो प्रोसेस है उसके कारण गैस की समस्या जो है बढ़ रही है, जिसको हम लोग या तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में इसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया कह लें, या फिर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसके अंदर जो आती हैं, जो हमें देख के उसको पृथक करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कोई गंभीर समस्या तो शरीर के अंदर नहीं चल रही है। तो ये आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग पैंटोसिड या फिर रैबिप्राज़ोल, एसिलॉक, ये सारी दवाएं उपयोग में लाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनसे रिलीफ नहीं मिलता है। वो हो सकता है कि कभी कोई गंभीर बीमारी चल रही हो अंदर, वो पता नहीं चल पाता है, क्योंकि लोग पैंटोसिड कहीं से भी पैंटोप्राज़ोल ले लेते हैं, रैबिप्राज़ोल ले लेते हैं, एसिलॉक ले लेते हैं, रैंटैक, फैमोट्रिडिन, ये सारी दवाएं फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सारी बातें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। अगर किसी पेशेंट को बोलते हैं कि गैस हो रहा है, तो वो लोग मेडिकल से जो मेडिसिन ले लेते हैं अपने से, जैसे आपने बताया पैन 40, पैन डी, एसिलॉक, रैबिप्राज़ोल और जो भी है, तो क्या वो लेना सही है खुद से? नहीं, ये जो है कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करना किसी भी चीज़ की सही नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ कारणों से या फिर कुछ वजहों से जो है अगल बगल की दुकानों से जाके पूछ के, या फिर लोग जानते हैं पैंटोसिड, तो हर व्यक्ति पैंटोप्राज़ोल जो दवाई है, पैंटोसिड, पैन डी, पैंटोसिड, जो भी नाम से मार्केट में मिलती है, वो दवा तो सबको ही जानते हैं कि ये गैस की दवाई है, वो खुद से मांग के ले लेते हैं फार्मेसी से। लेकिन ये अगर आपको प्रॉब्लम कई दिनों से चली आ रही है, जो कि नॉर्मली देखा जाता है, आप भी देखते हैं अपने प्रैक्टिस में देखते होंगे कि ये कई दिनों से, सालों से चली आती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो हमें इसको डिलिनिएट करना होता है, मतलब पृथक करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कोई गंभीर रोग तो नहीं हो रहा है अंदर। जैसे कि किसी व्यक्ति में वज़न कम हो रहा है, अगर आपका वज़न 5% से ज़्यादा, बॉडी वेट के 5% से ज़्यादा 6 महीने में कम हो गया, कपड़े ढीले पड़ गए आपको रातों को सिम्टम आ रहे हैं, रात को ये सारी सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसके कारण या दस्त लग रहे हैं रात को, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है रात को, जब सोने का समय होता है, आदमी अब पहले अच्छे से सोते थे, अब नहीं सो पा रहे, और वज़न कम हो रहा है, लैट्रिन आपकी काली हुई, या कभी लैट्रिन में खून आया, आपके फैमिली हिस्ट्री है कि आपका फैमिली में कैंसर हुआ हो, कभी किसी को कोलोरेक्टल कोलोन कैंसर हुआ हो, या फिर इस तरह की हिस्ट्री है, तो उसको संदेहास्पद, अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र है
तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई एक कम परसेंटेज ही है जिसमें, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। आपको कोई किसी भी मेडिकल पर्सनालिटी से जाके, जो भी आपके लिए नज़दीकी MBBS डॉक्टर हैं या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का संपर्क करना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, तो उनसे जाके आपको इसको निवारण करना चाहिए कि प्रॉपर मेडिकेशन आपको मिलेगा। जनरली जो गैस का प्रॉब्लम, हमको खान पान कैसा रखना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे ताकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। खान पान बहुत ही अच्छा सवाल मैं मानूंगा इसको, क्योंकि ये हम लोग नेगलेक्ट करते हैं काफ़ी। दवाई के पीछे हम लोग भागेंगे या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, एंडोस्कोपिक प्रोसीडियर्स के ऊपर, या फिर एंडोस्कोपी करके जो फ़ायदेमंद बहुत हद तक इन समस्याओं में होता नहीं है इन समस्याओं में, उसका लिमिटेड रोल है काफ़ी। तो खान पान के मामले में जहाँ तक सवाल है, तो खान पान के मामले में हमें जो है मील को, जो खाना हम खाते हैं तकरीबन, यहाँ पे हम देखते हैं बिहार, यूपी, झारखंड, हमारा जो घर का एरिया है, ये जो एरिया है, वहाँ पे जनरली लोग नाश्ता काफ़ी लेट करते हैं, खाना एक साथ खा लेते हैं 12 बजे 11-12 बजे खा लेते हैं, और फिर रात में खाना खाएंगे। तो ये जो है ये ऐसा ये रूटीन सही नहीं है। हमें नाश्ता करना चाहिए सुबह को 8-9 बजे, 9 बजे जब भी हो, वो आप क्या कहते हैं, कुछ भी खा लीजिए जो आपके घर में रेडली अवेलेबल है, रोटी, सब्ज़ी, या फिर कभी कोई आप अंकुरित अनाज है, अंकुरित स्प्राउटेड वेजिटेबल, स्प्राउटेड स्प्राउट्स हैं, वो ले लीजिए, फल ले लीजिए कुछ सवेरे, है ना, वो ले लीजिए। चाय भी ले सकते हैं, चाय हम मना नहीं करते किसी को, मतलब चाय ऐसा है तो आप यू कैन टेक ब्लैक टी एज वेल। ट्रेंड है बेड टी का, उसके वो क्या है, बेड टी लेना ठीक है? जैसे सुबह उठे चाय पी लिए। देखिए बेड टी हम लोग ऐसा मना नहीं करते किसी को ऐसा लेने के लिए, मतलब अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी, हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं आप इसको कम मात्रा में लें और ब्लैक टी प्रेफर करें एज कम्पेयर टू जो हम लोग मसाला चाय और दूध वाली चाय हम लोग ज़्यादा पीते हैं। तो पूरे इंडिया में ही मेरे को लगता है ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इसका कल्चर है एज कम्पेयर टू लिकर टी और ब्लैक टी जो नॉर्मल टी का प्रोसेस है। टी से ज़्यादा है कि हम मील को भी, अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या हो रही है तो मील को आप डिवाइड करें। जैसे कि 3 बार हम जनरली खाते हैं, जैसे नाश्ता, लंच और डिनर किया हमने, तो उसको आप 6 बार कर दीजिए। एक फ्रूट खाइए, फिर 2 रोटी खा के आप सपोज ऑफिस चले गए, उसके बाद ऑफिस में कुछ थोड़े नट्स रख लीजिए एक छोटे से टिफ़िन के बॉक्स के अंदर, वो थोड़ा खा लीजिए, थोड़े स्प्राउट्स खा लीजिए, फिर 2-3 बजे थोड़ा लंच कर लीजिए, फिर शाम को थोड़ा हल्का 2 बिस्किट ले लिए, डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लिए। तो इस तरह से डाइट के रेगुलेशन के वीडियोस आपको काफ़ी मिल भी जाएंगे। खाना में जैसे आमतौर पे हम लोग रोटी, चावल, सब्जी खाते हैं, इंडियन पॉपुलेशन में यही है। हाँ जी। और तो उसमें सलाद का क्या रोल है? जो सलाद खाते हैं, सलाद का क्वांटिटी कितना होता है? जैसे मैंने सुना था कि आप जितना खा रहे हो, जितना खाना, जितना राइस लिए हो, उतना सलाद भी लो, तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है या फिर लोग पूछते हैं। देखिए सलाद और हरी सब्जियां जो होते हैं हमारी होती हैं, जो सलाद में भी इस्तेमाल आती हैं, और भी हरी सब्जियां जो हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं घिउरा, नेनुआ, आपका कद्दू, लौकी, सीताफल, कोमड़ा, ये सारी सब्जियां में रफेज ज़्यादा होता है, डाइटरी फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारे जो फल है, जैसे स्पेशली जो फल जैसे अमरूद है, ये फाइबर में काफ़ी रिच है, पेक्टिन में काफ़ी रिच है, ये म्यूसिलेज में रिच होता है, तो ये पेट साफ करने में मदद करता है काफ़ी। तो ये अगर ब्लोटिंग की विशेष समस्या किसी को नहीं होती है तो हम बोलते हैं सभी को इस्तेमाल करनी चाहिए, जो नॉर्मल लोग हैं। और सलाद के बारे में जो पूछे तो सलाद तो खाना चाहिए। वो तो एक तो एपेटाइट को थोड़ा कम करता है, वो बल्क बनाता है, थोड़ा मील का बढ़ाता है, और दूसरा है कि फाइबर भी है उसमें, फाइबर भी है, रफेज भी है, तो आपको पेट कब्जियत की समस्या में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। और दूसरी बात है इसमें कि जो हम लोग इंडियन डाइट में जो है ना, रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं लोग, तो ये इससे समस्या होती है कि प्रोटीन का इंटेक हमारे में काफ़ी कम है, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जा रहा है। इकोनॉमिकल हम लोग, हाँ, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च बेसिकली ज़्यादा खाते हैं और प्रोटीन काफ़ी कम खाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी है प्रोटीन लिवरेज का कॉन्सेप्ट। अच्छा। जैसे ये जो कैलोरी का आप बोलते हैं, कैलोरी इनटेक आउटपुट का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली मोटापा होता है, कैलोरी आप ज़्यादा इनटेक ले रहे हैं और उतना एक्सपेंडिचर थ्रू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फिर चल फिर के
एक्सरसाइज के थ्रू या कोई भी थ्रू वो नहीं कर पा रहे। तो ये प्रोसेस है। लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट है प्रोटीन लीवरेज का। प्रोटीन लीवरेज का मतलब ये है कि बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए उसको। अच्छा, एक सर्टेन अमाउंट, मान लो 1 ग्राम पर केजी जनरली चाहिए, तो 60 किलो के बंदे को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब वो 60 ग्राम प्रोटीन कहीं से भी लेगा। अगर चावल खाते हैं हम, थोड़ा दाल लेते हैं, थोड़ी सब्जी लेते हैं, तो वो ज़्यादा चावल खा के उस प्रोटीन को कंपनसेट करना चाहिए, कुछ प्रोटीन मेरे को मिले। ये नया, ये प्रूवन रिसर्च है, ये कोई ऐसा नहीं इंटरनेट पे है, ये हमारे सोसाइटी के जो मीटिंग्स होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो आते हैं, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है काफ़ी, ये इनटेक आउटपुट के कॉन्सेप्ट से परे है कि ये बोलता है कि प्रोटीन आप अच्छे से इनटेक करें। इफ़ यू ईट, अगर आप मान लो चिकन ब्रेस्ट ले रहे हो या फिर मान लो प्रोटीन सोयाबीन ले रहे हो, तो वो उतना 60 ग्राम से ही वो कर लेगा। लेकिन अगर आप पोटैटो चिप्स लोगे तो पोटैटो चिप्स वो हो सकता है 100 ग्राम बॉडी ले, क्योंकि बॉडी वांट्स प्रोटीन, बॉडी को चाहिए प्रोटीन। पोटैटो चिप्स में क्या प्रॉब्लम आएगा? पोटैटो चिप्स में भी वो उतना ही प्रोटीन लेगा उसमें, मतलब प्रोटीन उसको चाहिए। यूनिफॉर्म दो आप, प्रोटीन उतना चाहिए होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट से ले लेगा, फैट से। फैट आप ज्यादा इंटेक, कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, तो उसमें से प्रोटीन वो निकाल लेगा। हाँ, वो प्रोटीन, उसको प्रोटीन बेसिकली चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन तो 60 ग्राम मेरे को चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो वी विल टेक इट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा खा के एपेटाइट बढ़ा के, ताकि कार्ब्स खा के भी, कार्ब्स में भी थोड़े प्रोटीन होता है, इसमें काफी कम प्रोटीन है, जिसके कारण वेट इंक्रीज 100 ग्राम में। हाँ, वेट इंक्रीज होगा। 100 ग्राम अगर कोई कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि जो पॉलिश राइस हम लोग यूज करते हैं, जो पॉलिश राइस में पॉलिशिंग में तो मैक्सिमम प्रोटीन जो होता भी है 8-10% वो लूज हो जाता है, 2-3% जो प्रोटीन बचता है वो ही प्रोटीन लेके सर्वाइव कर रही है। क्योंकि दाल भी कितना लोग खाते हैं, दाल तो बहुत एक कटोरी खाते हैं। नॉनवेज तो बहुत कम इंडिया में लोग खाते हैं, कुछ इकोनॉमिक कारण है उससे। अंडा किससे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, एक से सब्स्टिट्यूट करना, उसका भी वेजिटेरियन प्रॉब्लम है इंडिया में, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि मोटापा भी एक काफ़ी जो है रैम्पेंट प्रॉब्लम इंडिया का, बहुत काफ़ी सामान्य। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि अंडा का सिर्फ वाइट खाना चाहिए, योग को छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वाइट खाना, योग को छोड़ देना, वो है कि कोलेस्ट्रॉल योग में ज़्यादा होता है, थोड़ा फैट की मात्रा थोड़ी नहीं अच्छी खासी ज़्यादा होती है, तो उसके कारण छोड़ देते हैं, जिसका वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम हो वो छोड़ सकते हैं वो। और येलो ऑफ द एग जो होता है, वाइट्स ऑफ द एग में बेसिकली और ज़्यादा प्रोटीन का कंसंट्रेशन वाइट ऑफ द एग में होता है। येलो पार्ट जो होता है उसमें लिपिड ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है अगर कोई वज़न कम करना चाह रहा है, जो कि आजकल वज़न की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो चुकी है, वज़न बढ़ने की बेसिकली हम लोग के डाइट में प्रोटीन, फैट्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट सबका एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, ये तो आप गूगल में भी देख सकते हैं, वो फूड पिरामिड होता है अपना। सबसे ज़्यादा हमें हरी सब्जियाँ हो गई, अपनी फल हो गए, ये देने चाहिए। उसके बाद जो है अपना वीट है गया, ब्रेड हो गया, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन वेज के आइटम्स हो गए। उसके बाद जो है आपका जो हानिकारक पदार्थ वो कम क्वान्टिटीज़ में लेते हैं। वो जो नॉर्मल, जो हमारी पुरानी जो खान पान चला आ रहा है, वो काफ़ी हद तक, जैसे हमारे इंडियन पॉपुलेशन वेस्टर्न की फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं, तो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक, इसका निवारण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो हमने बताया ही, वेस्टर्न लाइफस्टाइल के कारण ये सारी प्रॉब्लम, ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये कई हद तक उसके ऊपर है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल के ऊपर स्विच करने के कारण बीमारियों का भी जो एक एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट जिसको कहते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में जो है नई बीमारियों की उत्पत्ति हो रही है भारतीय समाज के अंदर, जो कि पहले नहीं देखने को मिलती थी हमें। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेसिफिकली में, जैसे कोलोनिक डायबिटिकुला भी इंडियन पॉपुलेशन में नहीं देखने को मिलते थे। डायबिटिकुला मतलब वो एक तरह का छेद हो जाता है जो कोलोन में, वो देखने को नहीं मिलता था। पॉलिप्स काफ़ी कम मिलते थे, पहले नहीं मिलते थे, जो हमारे सीनियर्स बताते हैं पॉलिप्स नहीं मिलते थे। पॉलिप्स भी एक तरह का आउटग्रोथ होता है, जो कि बाद में कैंसर भी बन सकता है, तो उसका निवारण करना और उसका प्रॉपर फॉलो बहुत ज़रूरी होता है। उसकी कई गाइडलाइंस है, ये सब चीज़। और ये सब चीज़ नहीं मिलती थी। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इंडिया में नहीं मिलता था, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये अभी 20-25 सालों में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये डायरिया होता है लोगों को, काफ़ी लोग दिखाते नहीं है, या फिर कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी के अभाव में, क्योंकि कम लोग हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो ट्रेंड हैं इसमें, उसके अभाव में वो चिकित्सा लोकल कर लेते हैं, ठीक हो जाता है, कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन प्रूवन है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज काफ़ी बढ़ रहा है भारतीय समाज में। तो बेसिकली अपन का जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उसके कारण नई नई बीमारी इंडियन पॉपुलेशन में देखने को बहुत ज़्यादा मिला है। बिल्कुल।
क्योंकि हम लोग अब एसी के वातावरण में रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, धूल मिट्टी से हमारा जो संपर्क कम हो गया है, फार्मिंग कोई करता है नहीं। तो अभी ये हाइजीन हाइपोथेसिस एक है, सभी हम लोग जानते हैं मेडिकल प्रोफेशन की, जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी पॉपुलेशन का बढ़ता है, जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है आर्थिक रूप से, तब वैसे वैसे जो है बीमारियों का भी अलग तरीके का हो जाता है, इन्फेक्शंस कम देखने को मिलते हैं, जैसे जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, कोलेरा है या फिर इन्फेक्शन है, टीबी भी अभी कॉमन है लेकिन कम हो रहा है। अब नई बीमारियां आएंगी जो ऑटो इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जो है हाइपर एक्टिव होके अपने अगेंस्ट जो काम करता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो इन्फ्लेमेटरी और ये सारी चीजें हैं। ये रात में सोने से पहले, मतलब खाने के बाद लोग तुरंत सो जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खाने के बाद तुरंत सोना, ये हमारे पहले इंडियन ट्रेडिशन में कई दिनों से जो है खाने के बाद तुरंत हम लोग नहीं सोते। तो हम लोग अर्ली मील्स लेते थे पहले, 8 बजे 7 बजे 8 बजे खा लेते। अभी रात में 11 बजे के लगभग 10 बजे के लगभग सभी कोई जनरली डिनर लेते होंगे रात में, और फिर थोड़ी देर टीवी देख के हम लोग सो जाते हैं या फिर लेटे ही रहते हैं। तो उससे समस्या ये होती है कि एक तो पाचन तंत्र काम ठीक से नहीं कर पाता, दूसरा कि बहुत लोगों को जो रिफ्लक्स के प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन आते हैं, जो अचुकारी बोलते हैं यहाँ पे, या फिर गले में ढकार के साथ जो है खाना बाहर आ जाता है, थोड़ा जलन वगैरह, एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है, ढकार, खट्टे ढकार, ढोई ढकार, खट्टा ढकार जो बोलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसके लिए कि कम से कम 45 मिनट 1 घंटा खाने के बाद या तो ऐसे बैठे रहें या फिर चलते फिरते रहें, टीवी भी देखना तो बैठ के देखें। तो ये करने से ये है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सोने के पहले अगर थोड़ा चल पाएँ, आधे घंटे 20 मिनट, अगर लेट नाइट वॉक का आजकल चल रहा है बहुत लोगों की, सुबह में उठने में दिक्कत होती है लोगों को, तो रात को ही चल पाएँ तो उससे फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगा अपना, और जो है फूड को भी एक ट्रांजिट मिलेगा। मोबाइल का ज़माना है तो फिजिकल एक्टिविटी एकदम ज़ीरो हो गया है। बेसिकली यही है कि लाइफस्टाइल को कैसे हम किस हद तक उसको ऑल्टर कर पाएँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, जो कब्जियत की प्रॉब्लम है, चाहे जो आपकी गैस की कब्जियत की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, स्टूल पास नहीं होता है 2-2 दिन 3-3 दिन, और जब पास होता है बहुत हार्ड स्टूल होता है, उसके लिए उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए ये कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही बड़ा मसला है। मतलब कब्जियत भी आप देखेंगे कि आधे लोगों को कमोबेश है। कमोबेश आधे लोगों को कॉन्स्टिपेशन को, वो भी काफ़ी कठिनाई वाली है। अगर हमें कभी बीच में हो जाए कॉन्स्टिपेशन, डॉक्टर को वो भी काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करता है। तो कब्जियत जो है ये भी खान पान से रिलेटेड है। कब्जियत अगर किसी को हो रहा है तो उसको भी निगलेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है, वो उसको भी देखना चाहिए कि ये नया तुरंत तो अभी कुछ दिनों में तो नहीं हो रहा। इसके साथ भी वो रेड फ्लैग साइंस जो हमने बताए थे, वज़न कम होना या भूख कम लगना, या फिर रात को ये सारे सिम्टम्स का होना, एज का 50 साल से ज़्यादा होना, परिवार में कैंसर की हिस्ट्री, कोई जो गट से रिलेटेड है, कोलोन कैंसर स्पेसिफिकली वैसी हिस्ट्री होना, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगा अगर 50 साल से ऊपर का बंदा है तो, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा कि कोई उसका प्रॉब्लम तो नहीं है कोलोन में। कोलोन मतलब कि बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये। और जो कब्जियत का मेन है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, जो फाइबर रिच डाइट है, अपना चोकर युक्त आटा यूज़ करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, अपना जो मैदा है, मैदा का कम प्रयोग करें, अपना चोकर युक्त आटा ज़्यादा यूज़ करें, ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में आप अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप फाइबर बढ़ाएं, इसबगोल यूज़ करें, इसबगोल गर्म पानी में या फिर गर्म दूध में, गुनगुने दूध में उसका इस्तेमाल करें। और अगर ये परसिस्ट करता है तो प्लीज़ एक किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क करें कि इसका निवारण, इसका प्रॉपर मेडिकेशन करने की आवश्यकता है। बहुत लोग तो पैराफिन या क्लेमोफिन या डुफालैक ये ले लेते हैं, उनको भी पता है कि हाँ लैक्टोलोज से ठीक हो जाता है, तो वो नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट किसी भी बीमारी का करना ठीक नहीं है, क्योंकि कम परसेंटेज में ही सही, लेकिन हम लोग देखते हैं नेग्लेक्ट होने के कारण बीमारियों, कोई गंभीर बीमारी पता नहीं चलती है सही समय पर। और बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज संभव है काफ़ी कम कॉस्ट में, उसका इलाज डिले होने से उसका कॉस्ट 10 गुना तक हो जाता है। जो चीज़ आप मान लो कंसल्टेशन फी में या फिर किसी भी चीज़ में 1000-1200 का खर्च अगर बचा रहे हैं, तो वो हो सकता है वो मसला काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और वो मसला काफ़ी सीरियस हो जाएगा, तो फिर उसमें दिक्कत होता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन की है हर एक मेडिकल साइंस के
चीज़ में, इंक्लूडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेसिफिकली। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया चोकर युक्त आटा, अभी आटा तो एकदम रिफाइंड ही यूज़ करते हैं सब। हाँ, हम लोग एकदम रिफाइंड यूज़ करते हैं, एकदम सफ़ेद आटा जो आता कि है हमारा। उतना फायदेमंद नहीं हाँ, है। बिल्कुल। सफ़ेद जो हल्का थोड़ा सा क्या गेहुआ कलर का गर्दा, रहता है, हाँ, गेहुआ वो में ज़्यादा बेनिफिट वो है। ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो मिल भी जाता है मार्केट में। अगर आप खुद से आटा पिसवाएंगे तो तो वो भी बेनिफिट है। तो बेनिफिट है, क्योंकि उसमें विटामिन ई भी होता है। चोकर में विटामिन ई होता है, जो कि सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं 10 तरह के चीज़ें, लेकिन वो विटामिन ई का भी स्रोत है। और साथ में वो अपने थायमिन वगैरह भी मिलता है अनपॉलिश राइस में। पॉलिश राइस भी पॉलिश यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्राउन, अभी ट्रेंड तो ब्राउन राइस की तरफ आ गया है। नॉर्मल राइस वो महंगा भी मिलता है ब्राउन राइस। तो पॉलिश राइस होता है, वो देखने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बस। पॉलिश सफ़ेद रहता है, खान देखने में फील ओवरऑल कॉस्मेटिक एस्थेटिक अपील ज़्यादा अच्छी है उसकी। तो अभी डॉक्टर आयुष से इतनी देर बात करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि गैस्ट्रो का ज़्यादातर प्रॉब्लम सेल्फ इंड्यूस्ड है, खुद की लाइफ स्टाइल में कमी के कारण हो रहा है, खान पान सही मेंटेन नहीं होने के कारण हो रहा है। एक डिसइक्विलिब्रियम है, मतलब हाँ, एक इक्विलिब्रियम बिगड़ रहा है लाइफ का, जो लाइफ का बैलेंस है वो थोड़ा असंतुलित हो जाता है, असंतुलित हो रहा है, उसके कारण होता है। तो आप सभी कोई दवा पे निर्भर ज़्यादा ना करें, अपना खान पान में जो चेंजेस लाना है उसको लाएं, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं। अब सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें, रात में लेट नाइट नहीं खाएं, और अगर लेट नाइट खाते तो कम से कम 20 मिनट आधा घंटा आप चल फिर लें। और जूस भी पीने से अच्छा है कि आप सीधा फल खा लें। हाँ बिल्कुल। तो उसमें फाइबर्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि जूस कोई भी बीमार व्यक्ति पूछता है किस चीज़ का जूस पिए, कितना पिए। तो जूस, कोई भी जूस जूस देगा, मेनली विटामिन दे देता है जूस थोड़ा, लेकिन जो भी सेहत बनती है आदमी की, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से ही बनती है। जो अनाज हम खाते हैं, अनाज जो खाते हैं उससे ही लॉन्ग टर्म की सेहत बनेगी। विटामिन्स की कैप्सूल्स हम लोग प्रेस्क्राइब कर देते हैं जो ऐसे होते हैं, लेकिन जूस ऐसा नहीं। अगर आपको ओवरऑल जैसे नॉर्मल मतलब अमृत नहीं है जूस, ले पर्सन को अगर कुछ बोलना है ये कि क्या करना है, तो एक अगर आप सेब खा लें, और एक मतलब अपना क्या होता है अपना पोमोग्रेनेट जूस, ये अपना जो अनार का जूस होता है, अनार का जूस बहुत अच्छा मानते हैं यहाँ पे हमारे बिहार झारखंड में खासकर। हाँ, तो अनार का जूस में वैसा नहीं, अनार का जूस से अच्छा है कि आप सेब खाएं, गोटा फल खाएं, जो भी है होल फ्रूट जो होता है, वो सेब खा लें आप, संतरा खा लें आप, पपीता खा लें, जो भी फल है हमारे, जो फल सीजनल जो भी मिलते हैं, आम है, सारी चीज़ें। डायबिटीज़ नहीं है तो आम भी ले सकते हैं अच्छे से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप लें, इससे आपका गट हेल्थ अच्छा होगा। तो ये गट हेल्थ अभी बहुत बर्निंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, प्रोबायोटिक गट हेल्थ, गट माइक्रोबायोम पढ़ते होंगे आज का पेपर में काफ़ी आता है। गट में माइक्रोबायोम मतलब सूक्ष्म जीवी, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। ये देखने के लिए सारा चीज़ जो हम लोग दही लेते हैं डाइट में, या फिर खमीर, दही का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है वो भी। दही में काफ़ी बैक्टीरिया मिलता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है, वो अपना आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। वो एक सेपरेट टॉपिक कभी डिस्कस करेंगे। वो प्रोबायोटिक भी एक बहुत नया उसका काफ़ी उसके कॉन्सेप्ट्स और आयाम विकसित हो रहे हैं, जो कि काफ़ी नए हैं, माइंड बॉगलिंग है वो उसके एस्पेक्ट्स जो हैं प्रोबायोटिक के। और ऑन द होल गट माइक्रोबायोम जो है, जो हम लोग पुराने ज़माने बोलते हैं ना कि जो खाते हैं वो बन जाते हैं, वो वैसा अभी साइंस देख रहा है कि वो सही है। जो हम खाते हैं उसका हमारा काफ़ी रिलेशनशिप होता है, हमारे गट पे तो होता ही है, लिवर पे तो होता ही है, हमारे ब्रेन पे भी यहाँ तक। तो ये अलग टॉपिक, बहुत बड़ी टॉपिक है। एक लास्ट चीज़ मुझे पूछना है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके कि मेरा बेटा खाता नहीं है, उसको भूख नहीं लगता, कुछ दवा लिख दीजिए, कुछ भूख का दवा लिख दीजिए। ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैं कहना चाहूँगा कि माँ का इतना प्यार होता है कि उसको लगता है कि बच्चा नहीं खाएगा। जनरली मतलब ऐसा कोई 5% ही लोगों जिनमें सही में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बच्चा खाता है। हाँ, ये तो हम लोग भी देखते हैं घर पे ना कि बच्चा खा लेता है जितना खाना होता है, अब वो उतना नहीं खा पाता। और ये है, एक है कि चीनी का इंटेक काफ़ी है बच्चों में, काफ़ी है। हाँ, क्योंकि वो लोग बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स ये सभी लेते हैं, साथ में वो लोग मीठी चीज़ें प्रेफर भी करते हैं,
और अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब जानते हैं कि कितना चीनी का मात्रा हर एक चीज़ में हर है। एक चीज़ में है। तो वो चीनी का इंटेक ज़्यादा अगर होगा बच्चे में तो चीनी वाले सामान ही खोजेगा, वो रोटी चावल दाल नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। जो नॉर्मल डाइट है, सब्जियां रोटी चावल दाल जो भी नॉर्मली लेता है, मांस मच्छी जो भी लेता है, नॉर्मल जो एक हेल्दी डाइट का हिस्सा होना चाहिए किसी भी बच्चे का जो कि 2 साल। अच्छा, पेरेंट्स जो है अभी कैसा है कि दूध में हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान या और जो भी चीज़ है उसको बहुत एक स्पेशल मतलब अमृत या फिर आप समझिए उसको एक बहुत पावरफुल मेडिसिन मान के उसको घोल के पिलाते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, काफ़ी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं मानूंगा कि मतलब ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो भी कंपनियां हैं वो नाम तो सबको पता ही है हाँ। कौन कौन सी कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं ना। तो ये क्या है कि हम भी बचपन से उस चीज़ को, जो भी कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर चुके हैं कभी न कभी लाइफ में, क्योंकि वो हाइट बढ़ा देगी, वो ग्रोथ अच्छा कर देगी, स्पीड बढ़ा देगी, एजिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा देगी बच्चे का, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ा देगी, ये सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। लेकिन उसमें भी आप अगर अभी तो फूड फार्मर, ये तो सब कुछ जानते ही हैं, फूड फार्मर नाम का एक बंदा है वो जो वीडियोस बनाता है, वो आप हर चीज़ के पीछे पढ़ सकते हैं उसके अंदर कितना चीनी है, कितना चीनी है, शुगर कंटेंट 40-50% शुगर है, मतलब 50% शुगर है उसमें, और एडिशनल जो होता है वो जो इंडिकेटर से लिखते हैं वो जनरली मेज का कुछ प्रोडक्ट होता है या फिर कॉर्न का कुछ प्रोडक्ट होता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अभी वही बच्चे में अभी डायबिटीज देखने को मिल रहा है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। हमारे है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रेंड्स जो देखते हैं डायबिटीज़ को ज़्यादातर, जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं डायबिटीज़ थायराइड डिजीज़ के, वो बहुत कॉमन हो गया है। पहले बहुत अनकॉमन था, आज से 15-20 साल पहले, और अभी 20 साल 25 साल में काफ़ी कॉमन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ यंग, इसको मॉडी बोलते हैं, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस पे इंसुलिन डिपेंडेंट वाला डायबिटीज़ यंग एज ऑनसेट हो रहा है, 3 साल 4 साल 7 साल 10 साल 12 साल, जो कि नहीं मिलता था पहले। तो ये सारी चीज़ें, ओबेसिटी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मोटापे की समस्या जो है वो काफ़ी बड़ी है। यही है कि ओवर न्यूट्रिशन हो जा रहा है बच्चे में, कि वो भी तो हेल्दी डाइट के बजाय ज़्यादा फैटी फूड, ज़्यादा चीनी वाला खाना, कार्बोहाइड्रेट, और जनरली जो है लाइफस्टाइल चेंज हो जाने के कारण मोबाइल पे बैठे रहना, या फिर बाहर खेलने की जो है अभी मैं देखता हूँ कि ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है। हाँ। जैसे कि हमारे टाइम 15-20 साल से पहले जो था और आज जो है उसमें काफ़ी, मुझे तो याद है मैं अपने बचपन में ग्राउंड में निकल जाता था, मम्मी पीछे से खोजने आती थी। हाँ, हम लोगों को बुलाने आते थे कि वापस आ जाओ, 7 बज गया। गर्मी के दिनों में 7 बजे धूप कम हो जाता था, फिर अब हो गया 3:30-4 बजे निकले तो 7 बजे आए, तो वैसा होता था। अभी लोग ज़्यादा, हम लोग भी टीवी देखते थे, टीवी और ज़्यादा इंटरनेट हो गया, अपना यूट्यूब हो गया, उसके ऊपर एडिक्ट हो जाते बच्चे। ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है डायबिटीज़। मैं तो अपने घर में बच्चों को दूध के साथ, या मैं खुद भी गुड़ का चूरा आता है, हाँ, वो देता हूँ। वही है हेल्दी। आपको डाइट, देखिए सिंपल सी बात है कि आपको बच्चे को अच्छा जो नॉर्मल हिंदुस्तानी खाना होता है वो देना है। साथ में आप अगर देना चाहें कभी तो थोड़ा दे दिया, वो भी हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जो भी है वो भी थोड़ा दे दिया उसको। मीठा इनको लगता है, उसको एकदम अमृत मान के ना चले। वो अमृत तो बिल्कुल ही नहीं है, अमृत बिल्कुल ही नहीं है। खाना हमारा जो हमारा खाना है, दूध रोटी सब्जी दाल मांस मच्छी, यही पौष्टिक होता है। इसी से बच्चे को स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ब्रेन का इंटेलिजेंस, ये सारा डेवलपमेंट नॉर्मल डाइट से होता है। कोई ऐसा ये मेडिकेटेड कोई प्रमाण नहीं है इनके पास, जो भी ये बोलते हैं, क्लेम करते हैं, या फिर अगर स्टडीज भी की हैं तो इसकी स्टडीज की पावर बहुत कम होती है। वो तो वो लोग पेड स्टडीज करवा रहे हैं, स्टडीज नहीं, पावर भी बहुत कम होता है, वो कहीं पब्लिश नहीं रहती है इनकी स्टडीज। कोई पब्लिश होगी तभी स्टडीज का वैलिडिटी है, वो अपने स्टडी कर लिया तो उसका कोई ये नहीं है। तो ये हमारा हिंदुस्तानी खाना हमें खाना चाहिए। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू डॉक्टर आयुष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया कीमती, और आप इतने दूर से अपोलो दिल्ली से आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा वीडियो रहा। थैंक यू सो मच।